Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and doing good. My name is Komal Rajput and I welcome you all to my channel CSS with Komal. आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि CSS क्या है, इस एग्ज़ाम में क्या प्रीरेक्विजिट्स होते हैं, कौन इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, किन बेसिस के ऊपर कमीशन जो है वो आपको क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई करता है। सो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन जो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन हर CSS एस्पायरेंट को चाहिए होती है रिलेटेड टू CSS, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एज़ यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन के मैंने कुछ इसमें चीज़ें जॉट डाउन की हुई हैं और ये चीज़ें बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं जो कि हर एस्पायरेंट के माइंड में होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। CSS बेसिकली एब्रिविएशन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस एग्जाम का, जिसको हम पॉपुलरली हर बंदा इसको CSS एग्जाम के नाम से जानता है। FPSC इस्लामाबाद बेसिकली इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज और कंडक्ट करवाता है और वो कैंडिडेट्स जो इस एग्जाम को पास कर जाते हैं दे आर एलिजिबल टू बी रिक्रूटेड एज गेजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर होल्डिंग अ BPS 17 स्केल। सो ये बेसिकली कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है CSS के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि सीएसएस का तो हमें पता चल गया, लेकिन जब हम सीएसएस अप्लाई करते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारा जो है वो कौन-सा सेंटर होगा, कहाँ हम एग्ज़ाम जाकर देंगे? सो इट इज़ वेरी मच पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट रिटन एग्ज़ामिनेशन जो आपकी कंडक्ट होनी होती है बाय एफपीएससी फॉर दिस एग्ज़ाम, वो आपके कुछ डिफाइंड प्लेसेस या सिटीज़ के अंदर ही होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसमें एबटाबाद, बहावलपुर, डीजी खान, डीए खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लाड़काना, मुल्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, पेशावर, क्वेटा और रावलपिंडी, सरगोदा एंड सक्कर दे आर इंक्लूडेड। सो ये सारे के सारे वो प्लेसेस हैं जहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर फॉर द रिटन एग्ज़ाम आपको दे दिया जाता है। फिर आपका जो रिटन एग्ज़ाम होता है, ये जब भी होना होगा, ये हमेशा एडवर्टाइज़ होगा एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर और हमारे न्यूज़पेपर्स में भी आना शुरू हो जाता है। वंस जो आपके कैंडिडेट्स हैं, जब आप अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तो फॉर द वाइवा वॉस और फॉर द इंटरव्यू आपके जो सेंटर्स हैं, वो सिर्फ़ सिलेक्टेड लोकेशंस के ऊपर बनते हैं, जिसमें आपका कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा जो है, वो इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद। सॉरी, आई स्किप्ड टू मेंशन दैट। सो ये आपके बेसिकली इंटरव्यू के सेंटर्स होंगे। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन स्टूडेंट्स हैं या कौन एस्पायरेंट्स हैं जो कि एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। इस एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे तो बहुत डिटेल में कमीशन ने खुद भी अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है, और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कहाँ से पता चलेगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। आपने करना ये होगा कि आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएँगे, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि हम एफपीएससी की वेबसाइट जो है वो किस लिंक से एक्सेस करते हैं। सो लेट मी शो यू दैट। सो बेसिकली ये हमारी एफपीएससी की वेबसाइट है। आपने अपने किसी भी जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, उसकी एड्रेस बार में जाके यू हैव टू टाइप fpsc.gov.pk। पूरा एफपीएससी की वेबसाइट खुल जाएगी। मैं आपको स्क्रैच से करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे ये सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। सो 1 मिनट में बिल्कुल आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर अवेलेबल है और कैसे एक्सेस हो सकती है, लेट्स सी टू दैट। ओके, सो एफपीएससी इज़ बेसिकली द वेबसाइट जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, जहाँ पे सारी की सारी सीएसएस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हमने यहाँ एड्रेस बार के अंदर आके एफपीएससी का एड्रेस एंटर किया। यू सिंपली नीड टू राइट डाउन एफपीएससी, तो आपके सामने गूगल के ऊपर सबसे पहला जो लिंक आएगा दैट वुड बी fpsc.gov.pk। इसको क्लिक करके आप इसको ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर मल्टीपल टैब्स आ रहे होंगे, तो हम जाएँगे सीएसएस एग्ज़ाम्स के टैब में। जब हम सीएसएस एग्ज़ाम्स के टैब में जाएँगे तो हमारे सामने डिफरेंट सब टैब्स खुल जाएँगे, जिसमें सबसे पहले इसका इंट्रो आएगा, रूल्स एंड सिलेबस आ जाएगा। आपने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करना है, डिफरेंट अदर एग्ज़ामिनेशंस जो कि इसके प्रीरेक्विज़िट्स हो सकते हैं, रिज़ल्ट्स जो पुराने हैं वो पड़े हुए होंगे, और सीएसएस 2022 सिंस हम 23 का सीएसएस देने जा रहे हैं, तो हमारा जो है वो एक एमपीटी इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि एक एमपीटी होगा। सो आप यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रूल्स एंड सिलेबस पे क्लिक करूँ, तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा टुवर्ड्स द रूल्स। रूल्स के ऊपर अगर मैं फर्दर क्लिक करूँ, तो आई विल सी दिस होल पीडीएफ फाइल ओपनिंग अप। इस पीडीएफ फाइल के अंदर हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि बेसिकली
क्या चीज़ जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन की गई है इसके अंदर है, ये थोड़ी-सी लिटरेरी बातें हैं, इसके अंदर हमें ज़्यादा नहीं फ़ोकस करने की ज़रूरत। यहाँ पर ये आपको बताता है कि कम्पेटिटिव जो एग्ज़ामिनेशन है, उसके कितने ऑक्यूपेशनल और सर्विस ग्रुप्स हैं। अपैरेंटली इन सारे ग्रुप्स का तो आप लोगों को अंदाज़ा होता ही है कि 12 ग्रुप्स हैं, लेकिन आप ग्रुप्स की डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपको बताएगा कि जो आपका रिटन एग्ज़ाम है, वो किस तरह का होगा, किन चीज़ों के ऊपर वो कंप्राइज़ करेगा। रिटन एग्ज़ाम है, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट है और वाइवा वॉस है। साथ ही ये आपको सेंटर्स की डिटेल्स बताएगा कि रिटन एग्ज़ामिनेशन हमारी कहाँ-कहाँ, किन-किन सिटीज़ के अंदर कंडक्ट होती है। रिटन एग्ज़ामिनेशन जो है वो एडवर्टाइज़ होगी और उसके बाद अकॉर्डिंगली शेड्यूल को फ़ॉलो किया जाएगा। अगर आप एग्ज़ामिनेशन पास कर जाते हैं, तो वाइवा वॉस आपका इन सिटीज़ के अंदर होगा। अगर आप अपने अपना सेंटर चेंज करना है, तो इसमें आपने किस तरह एप्लीकेशन कमीशन को लिखनी है और उसके अप्रूवल के बाद होगा। आपकी कट ऑफ डेट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी। So these are all those rules which you need to know. It is a 22 pages long document and it contains almost every single information that you need. And I'm pretty sure that at the end of this document, there is also given the process of different things as well. आपकी बहुत सारी confusions यहाँ पर जो है वो solve हो जाएंगी। यहाँ पे इनफैक्ट आपको एक बहुत डिटेल्ड ब्रेकअप मिलेगा कि हम अपने जो रिटन हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे किस तरह से डिवाइडेड है। इसके ऊपर भी आई एम गोइंग टू कम अप विद अ कंप्लीट यूट्यूब लेक्चर और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करना है और हर सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं और आपने किस तरह से डिफरेंट जो सब्जेक्ट की वेटेज है उसको यहाँ से किस तरह से दे के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है। सो दिस इज बेसिकली द होल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल देयर एंड दैट यू कैन हैव एट योर डिस्पोजल। सो उसके एंड के ऊपर फिर आपको कुछ फीस के भी पैरामीटर्स गिवन होंगे। सो इट हैज मल्टीपल अपेंडिसेस, इट हैज मल्टीपल annexures in this document और हर annexure की एक कंप्लीट आपको यहाँ पर डिटेल नज़र आ रही है। आपको अगर ये पता करना है कि फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की किन एरियाज़ के ऊपर होती है, तो उसके अंदर डिफरेंट स्केल्स यहाँ पर मेंशन है, फिज़िकल इक्विवेलेंसेस गिवन है। इसके अलावा देयर आर अदर पैरामीटर्स दैट दे नीड टू गेट फ्रॉम यू, तो उसके भी डिफरेंट एनेक्स्चर्स और आपके जो सैंपल्स हैं, वो यहाँ पर स्पेसिमेन्स गिवन है। So, every single information is available there and you just need to come here and read this document और इस document के अंदर आपको तमाम के तमाम के rules जो हैं वो नज़र आ जाएँगे। So, आपको अब काफ़ी अच्छे तरीके से इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि जो एलिजिबिलिटीज़ हैं वो कैसे डिफ़ाइन की जाती हैं, कौन से डिफरेंट रूल्स हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे। सो आई थिंक अब हम थोड़ा-सा फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके ऊपर गैदर करने की कोशिश करते हैं। आप उन रूल्स को जब पढ़ेंगे तो यू विल गेट इन्फॉर्मेशन ऑन एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, योर क्वेरीज वुड बी एड्रेस्ड कंप्लीटली, बट वी आर also coming up with the YouTube lectures on every single thing so that you must not be confused about any aspect. तो एलिजिबल हर वो इंसान होगा जो कि पाकिस्तान का सिटीज़न है, जो जिसकी एज 21 टू 30 इयर्स के दरमियान है। अगर आप 21 ईयर से कम हैं, 30 ईयर से ज़्यादा हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपका एमपीटी जो है वो पास हुआ होना चाहिए, 66 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं एमपीटी क्वालीफाई करने के लिए, 200 मार्क्स का ये टेस्ट है। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान में बीए आपने किया हुआ है या बैचलर्स डिग्री पाकिस्तान से अर्न की हुई है, तो इसके लिए जो क्राइटेरिया यहाँ पर डिफाइन किया गया है वो ये है कि आपकी बैचलर्स डिग्री सी ग्रेड या सेकंड डिवीजन में पास होनी चाहिए। इन केस अगर आपने जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से फॉरेन डिग्री अर्न की हुई है, तो उसके लिए आपको इक्विवेलेंस एचईसी से प्रोवाइड करना होगा। इन केस अगर आपका ग्रेड डी है या फिर आपकी थर्ड डिवीजन है बैचलर्स में, तो फिर आपकी जो हायर डिग्री होगी उसके अंदर आपका ऊपर वाला क्राइटेरिया जिसमें ग्रेड सी और सेकंड डिवीजन है वो फुलफिल अगर होता है मास्टर्स डिग्री में या बैचलर्स की किसी हायर डिग्री में, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि कट ऑफ डेट कब डिटरमिन की जाती है हमारी एलिजिबिलिटी ऑफ एज के लिए। सो जो कट ऑफ डेट आपकी डिटरमिन की जाती है एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ एज, क्वालिफिकेशन एंड डोमिसाइल। यानी कि ये बेसिकली आपके प्री रिक्विजिट्स हैं कि आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका डोमिसाइल कहाँ गया। इन चीज़ों की एलिजिबिलिटी की जो कट ऑफ डेट है दैट इज द 31st डे ऑफ डिसंबर ऑफ द ईयर प्रिसीडिंग द ईयर ऑफ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन।
यानी कि अगर आप सीएसएस 23 में अपीयर हो रहे हैं, तो सीएसएस 23 में अपीयर होने की जो एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट होगी, वो आपकी 31st डे ऑफ दिसंबर 2022 होगी। ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि एज लिमिट क्या है और इसका रिलैक्सेशन क्राइटेरिया क्या है। मैंने इस चीज़ को काफ़ी आसान करके यहाँ पर लिख दिया, बिकॉज़ ये वो क्वेरी है जो कि हर इंसान पूछ रहा होता है, हर बंदा पूछ रहा होता है। बहुत से एस्पायरेंट्स की ये क्वेरी होती है। तो चलें, लेट्स हैव अ वेरी डिटेल विजिबिलिटी ऑफ दैट। सो हर वो कैंडिडेट जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ना तो वो 21 ईयर्स से कम हो और ना ही 30 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा हो एट द कट ऑफ डेट, तो वो बंदा जो है वो एलिजिबल हो जाएगा सीएसएस के एग्ज़ाम में बैठने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल क्राइटेरिया भी है। रिलैक्सेशन जो है वो बहुत सारे ग्राउंड्स के ऊपर आपको दी गई है, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से शायद वो इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं जानते। सो 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन अपर एज के अंदर प्रोवाइड की जाती है इन सारी की सारी कैटेगरीज़ को, जिसके अंदर अगर तो आप स्केड्यूल्ड कास्ट या बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हैं, तो फिर या फिर आप वो कैंडिडेट हैं दैट इज़ बिलॉन्गिंग टू द रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स with the permanent residents of all these mentioned areas, including your Baluchistan, tribal areas of DA Khan and Peshawar division, जिसके अंदर आपकी frontier states of Dir, Swat, Chitral and Am शामिल हैं। वो former excluded Baloch areas that are forming part of the Dera Ghazi Khan and Rajanpur districts, former tribal areas of Mardan and Hazara divisions, and Upper Tanawal areas of Hazara division, Balochistan tribal areas of DI Khan and Peshawar divisions, including former frontier states of Dir, Sawat, Chitral and Amp। तो आप ये देख रहे हैं कि आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स अपना एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, जिन लोगों को लगता है कि दे आर नॉट एबल टू टेक दिस एग्जाम। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर टेरिटरी के रेजिडेंट हैं, तो यू आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस age limit that is defined. You have the relaxation of the upper age relaxation of 2 years, आप उसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको जिस तरह से ऑलरेडी यू सी के जैसे डिफरेंट टेरिटरीज डिफाइन है, इसी तरह से वो स्टूडेंट्स या वो एस्पायरेंट्स जो कि परमानेंट रेजिडेंट्स हैं आज़ाद कश्मीर टेरिटरी के, जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं जीबी के, जिसमें गिलगित, द्यामीर, बल्तिस्तान, खिज़र एंड गुंजे शामिल है, वो भी बेसिकली 2 इयर्स की अपर एज रिलैक्सेशन जो है उसको क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली वो स्पेशल कैंडिडेट्स जो कि फिजिकली इम्पेयर्ड हैं या फिर उनका हियरिंग या स्पीच इम्पेयरमेंट है या विजुअली इम्पेयर्ड है, दे आर आल्सो एलिजिबल एंड दे हैव द 2 इयर्स अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन। इसके अलावा वो लोग जो कि इन सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, अभी सर्व कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ एजे एंड के हु possess a minimum of 2 years continuous government service। लाइक अगर आपकी कॉन्टिन्यूस 2 साल की सर्विस है, तो आपको 2 इयर्स अपर एज रिलैक्सेशन अवार्ड की जाएगी। सो ये एक बहुत ही बेसिक कुछ चीज़ें थी जो कि मैं चाहती थी कि आप क्योंकि एवरीबॉडी और व्हेनेवर पीपल मीट मी दे आस्क मी अबाउट दिस क्वेश्चंस, सो आई जस्ट वांटेड यू टू हैव ए लिटिल यू मस्ट से एक ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए कि हम इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। सो इफ़ यू आर एलिजिबल, सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। मैं आप लोगों को फर्दर इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गाइड करूँगी। वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव ए यू नो um, we would have the room for your queries to be addressed through the comments। आप लोग comment section में अपने comments मुझे drop करके बताएं that what else you want to hear from me। So I hope that this information that I have shared with you is very beneficial और आप लोग इस information को utilize करेंगे और आप इस information को use करेंगे। So thank you so very much for watching and take care. Bye bye।